जय हिंद सोल्जर्स। मैं विक्की शर्मा, आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। डियर सोल्जर्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी फाइनली आउट कर दी गई है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप लोगों के नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए हैं। और नोटिफिकेशन के जो आप लोगों के PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुका है। मैं डेली आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है ना, और डेली वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है ना। और हर संडे में लाइव आकर आप लोगों के डाउट क्लियर करता रहा था। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। मैं आप लोगों को डेली अपडेट देता रहूंगा, ठीक है ना। तो ये रहा, तो मैं आप लोगों को डेली अपडेट देता रहूंगा। तो जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। डेली आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वैकेंसी आप लोगों की आउट कर दी गई है इंडियन कोस्ट गार्ड की, जो कि इस बार नाविक डीबी के भी वैकेंसी है, ठीक है ना। जो कि लगातार 2 वैकेंसी में नाविक डीबी का कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार तीसरी वैकेंसी है भाई, जो कि इसमें नाविक डीबी की वैकेंसी आई हुई है, जो कि 40 पोस्ट रखा गया है और नाविक जीडी में 260 पोस्ट रखे गए हुए हैं। और इस बार यांत्रिक का कोई यहाँ पे वैकेंसी नहीं आया है। तो जो बच्चे भाई ITI किए हुए थे इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिक से, ठीक है ना, तो ये जो बच्चे भाई वो थोड़ा बहुत निराश हो चुके हैं, क्योंकि भाई जो बच्चे ओनली यांत्रिक के लिए फिलअप करते हैं तो वो बच्चे यहाँ पे भाई फिलअप नहीं कर सकते। वो बच्चे जो हैं वो भाई GD में अप्लाई कर दो आप, ठीक है ना। आप GD में अप्लाई कर दो। जो बच्चे 10th पास करके और ITI किए हुए थे वो DB में कर दो 10th के बेसिस से, ठीक है ना। जो बच्चे 12th साइंस से किए हैं वो GD में अप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वे बच्चे ज़्यादातर इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो हाल फिलहाल में 10 पास आउट हुए हैं, जो हाल फिलहाल में 12th पास आउट हुए हैं, जो, ठीक है ना, जो हाल फिलहाल में 12 पास आउट हुए हैं साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। देखो साइंस स्ट्रीम से अगर आप 12th पास आउट हैं 10+2 तो आप GD में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओनली 10th पास आउट हैं तो DB में अप्लाई कर सकते हैं। इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी आप लोगों के डाउट बनते हैं तो प्लीज़ एक टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर देना या कमेंट में मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को 100% रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों को मैं बता दूं टोटल पोस्ट यहाँ पे 300 रखे गए हैं, जो कि GD 260 हैं और DB 40 पोस्ट रखे गए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने नोटिफिकेशन पर आते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि डेली आप लोगों को अब अपडेट दिया जाएगा और डेली वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है। तो डियर सोल्जर, जैसे कि हम लोग अपने PDF पे आ चुके हैं, तो PDF के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। जो न्यू कैंडिडेट है, जो फ्रेशर कैंडिडेट जो कि फर्स्ट बार ICG में फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो अच्छे तरीके से वीडियो को देखो भाई, स्किप ना करो, नहीं तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। क्योंकि उन दोस्तों से अपने पूछ लेना, उन भैयाओं से पूछ लेना जो भाई डॉक्यूमेंट में छटे होंगे। कि आपको भी पता है कि भाई इंडियन कोस्ट गार्ड डॉक्यूमेंट के लिए जाना जाता है। भाई इंडियन कोस्ट गार्ड में डॉक्यूमेंट बहुत स्ट्रिक्ट चेक होता है, ठीक है ना। स्पेस भी अगर आपका नाम में भी स्पेस रहता तब भी आप आउट हो जाओगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से देखना। फॉर्म फिलअप करते टाइम भी अगर आप गलती करते हो तो तब भी आप लोगों को लास्ट टाइम, जबकि अगर रिजल्ट बन भी जाता है तो सेकंड टाइम जब आप लोगों का फिजिकल होंगे, मेडिकल होंगे, DV होंगे, तब आप लोगों के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो भाई जब भी फॉर्म फिलअप करना, जहां पे भी साइबर कैफे में जाना, ठीक है ना, तो भाई 20 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा दे देना, ठीक है ना। लेकिन फॉर्म को तसल्ली पूर्वक फिलअप करवाना, ठीक है ना, तसल्ली पूर्वक फॉर्म को फिलअप करवाना। अब मैं आप लोगों को बता दूं भाई, अब तो इतने यार डिजिटल हो चुका है कि मोबाइल से भी आप लोग फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी मैंने बता दिया, अगर साइबर कैफे जाते हो तो अच्छे तरीके से देखो यार, साइबर कैफे में भीड़ लगा तो हट जाओ यार, ठीक है ना। समय बहुत है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कि कितना टाइम टोटल दिया गया है, ठीक है ना, कब से कब तक आप लोगों के डेट दिए गए हैं। देखो आप लोगों को जो टाइम दिए गए हैं 11 फरवरी से 25 फरवरी तक आप लोगों के टाइम दिए गए, तो अच्छा खासा टाइम है, आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो फॉर्म है आप लोगों के, ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होंगे, कोई यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म फिलअप नहीं होंगे। जो बच्चों के जो डाउट बनते हैं कि सर इसमें जो लैंग्वेज जो है, जो एग्जाम होंगे किस लैंग्वेज में होंगे, तो मैं आप लोग बता दूं ये बोथ लैंग्वेज में होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है ना। तो जो बच्चे हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं भाई वो इंग्लिश में अपना प्रिपरेशन करो। जो बच्चे जो इंग्लिश नहीं समझ पाते भाई अपना हिंदी में प्रिपरेशन करो, क्योंकि एग्जाम आप लोगों के हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछे जाते हैं। और आप लोगों के इंडियन सिटीजनशिप होने चाहिए, ठीक है ना, इंडियन यानी भारतीय नागरिक आप होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, नाविक GD और नाविक DB के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहां पे बात करते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाविक GD यानी जनरल ड्यूटी की, तो सबसे पहले भैया आप लोगों को 10+2 यानी 12th पास होने चाहिए। और आपके 12th जब पास होने चाहिए तो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए भाई मैथ,
ठीक है ना, और फिजिक्स, ठीक है ना, मैथ और फिजिक्स आपके होने चाहिए, ठीक है ना। पीसीएम जिसे बोलते हैं पीसीएम, ठीक है ना, पी से फिजिक्स हो जाता है, सी से केमिस्ट्री हो जाता है और एम से मैथ हो जाता है, ठीक है ना। पीसीएम आपके होने चाहिए, ओके, 12th पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से, ठीक है ना। और नाविक डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए मैं आप लोग बता दूं ओनली 10th पास होने चाहिए, ठीक है ना, ओनली 10th पास होने चाहिए, ठीक। ये आप लोग के यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर आप 10th पास हैं, ठीक है ना, तो डीबी में अप्लाई करना, जीडी में नहीं, क्योंकि होगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर आप 12th पास हैं साइंस से तो जीडी में अप्लाई करना। आप मुझे पूछोगे कि सर हम डीबी और जीडी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ एक ही चीज के लिए, आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या तो आप जीडी में अप्लाई करो या तो आप डीबी में अप्लाई करो, दोनों में नहीं कर सकते। ये पहले हुआ करता था जब नेवी की वैकेंसी आया करती थी, तो ये डबल ए और एसएसआर दोनों में अप्लाई, अगर आपके ज्यादा नंबर बनते थे तो आप लोगों का डबल ए में सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से इसमें नहीं है, ये कोस्ट गार्ड है भैया, आप इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो करो जीडी में या तो करो डीबी में, ठीक है ना। यहाँ तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी डाउट बनता है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स को भर देना, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के जो कमेंट होते हैं, सर मेरा इतना उम्र है मैं क्या फिलअप कर सकता हूँ, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना मैं क्या फिलअप कर सकता हूँ? भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, अगर इसके बीच में आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ बनते हैं, भाई मैं थोड़ी ना रोकूंगा, कोई नहीं रोक सकता, फॉर्म को फिलअप करो। अगर नहीं बनते हैं तो भाई आप लाख प्रयास कर लोगे, नहीं फॉर्म फिलअप कर पाओगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में लग जाओ दोस्त, ठीक है ना, जितने भी भाई जितने भी मैं आप लोगों को बता दूं, डॉक्यूमेंट में लग जाओ, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग को बनवाना, ठीक है ना। आज मैं शाम को लाइव आऊंगा और लाइव में आप लोगों के जो डाउट बनते हैं आप लोग कमेंट करना, ठीक है ना, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूंगा। आज शाम को 7 बजे मैं लाइव आऊंगा, ठीक है ना, और मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एज की बात कर लें तो देखो मिनिमम आपके 18 वर्ष होने चाहिए, ठीक है ना, मिनिमम 18 वर्ष होने चाहिए और मैक्सिमम आप लोगों के 22 ईयर्स होने चाहिए। ये तो भैया यूआर के लिए, ठीक है ना, जनरल के लिए, ठीक है ना, जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं पर ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी की बात कर ले भाई, तो इनको भाई छूट मिलता है, ठीक है ना। अगर आप एससी एसटी से हैं तो देखो ओबीसी को यहाँ पर आप लोगों के 3 साल, ठीक है ना, 3 साल का एज रिलक्शन मिलता है, और वहीं पर एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलक्शन मिलता है। लेकिन जब आप ओबीसी सेंट्रल का बनवाओगे और एससी एसटी आप सेंट्रल का बनवा लोगे, तभी आप लोगों के 5 साल का छूट यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे 3 साल का आपको छूट मिल जाएगा। यानी आपका उम्र 22 वर्ष हो चुका है, आप ओबीसी हो, तो आप सोचोगे कि सर मेरा एज खत्म हो गया, नहीं, आप 25 वर्ष तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। वहीं पे एससी एसटी वाले भाई आप 5 साल जोड़ लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों के यहाँ पे एज का डाउट क्लियर हो चुका होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका एज जो आप लोग काउंट करेंगे, जो जनरल वाले ईडब्ल्यूएस वाले हो भाई, तो आप अपना एज काउंट कहां से कहां तक करोगे भाई, देख लो। अगर आपका जन्म 1 सितंबर से 2003 से लेकर 31 अगस्त 2007 के बीच में है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर इससे बैक डेट का है जनरल से तो नहीं फिलअप कर सकते। इसका अगर आप लोगों के भैया ऊपर का डेट है तब भी आप फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने आपको समझा ही दिया कि एससी एसटी के लिए 5 साल छूट मिलते हैं और ओबीसी के लिए 3 साल की यहाँ पे आप लोगों को छूट दी जाती है। यहीं पे वैकेंसी की बात करें, देखो पहले ये हुआ करती थी कि भाई वैकेंसी आप लोगों को आया करती थी, लेकिन इस बार अब क्या कर दिया गया है कि अब ये 2-3 इंटेक से आप लोगों के जॉन वाइज वैकेंसी कर दिए गए हैं, ठीक है ना, जॉन वाइज वैकेंसी कर दिया गया है। तो आप लोग समझ देख सकते हो कि भाई किस जोन में कितनी वैकेंसी है, ठीक है ना। अगर जोन की बात कर लें भैया नॉर्थ में यानी उत्तर में देख लें तो यूआर के लिए 25 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 17, एसटी के लिए 7 और एससी के लिए 10। भाई एसटी के लिए इतना ही आता रहता है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा आज तक भाई मैंने देखा ही नहीं, ठीक है ना। इससे बेशक कम हो जाएगा लेकिन ये ज़्यादा होता ही नहीं है यार। वेस्ट में बात कर लें तो भाई आप समझ देख लो, आप लोगों को इसमें समझाने से अच्छा आप लोग देख सकते हो, नहीं तो वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है ना। टोटल पोस्ट की बात कर लें भाई नाविक जीडी में, ठीक है ना, नाविक जीडी में तो 260 पोस्ट रखी गई हैं। अपने जोन के हिसाब से देख लेना किस जोन में आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने चाहिए, जिस जोन में ज़्यादा सीट हो भाई उसमें फाइट करना, ठीक है ना। और स्टडी पे भाई ध्यान दो, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा भाई नोट्स जो है ना तैयार हो चुका है, जो मेरे नोट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, पीडीएफ तैयार हो चुके हैं। तो जिन्हें भी भाई पीडीएफ चाहिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोगों को भाई व्हाट्सएप पे आप लोगों को मैसेज करना होगा या तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों को मैसेज करना होगा पर्सनली, ठीक है ना। आप लोगों के यहाँ पे पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं नोट्स पे अपना काम कर रहा हूँ, जिस दिन मेरा नोट्स क्लियर हो जाएगा जिस दिन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी मेरे फिजिक्स के जो कि 11th और 12th के जो एनसीईआरटी बोर्ड के जो मेरे नोट्स थे वो मैंने पूरे तैयार कर लिए हैं, जीके भी तैयार कर लिया है,
और रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ सभी चीज़ मैं तैयार कर लिया हूँ। जिस भी भाई को चाहिए भाई एक बार कांटेक्ट करो, आप लोगों को फुल हेल्प किया जाएगा। और एक बार उस नोट्स को पढ़ कर देखो और तब SMS पे बात करना है भाई, कॉल पे बात कर लेना, तब बात करेंगे कि भाई मेरे PDF में कितने दम है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। वहीं पे DB की बात कर लें भाई, तो DB में भी आप देख सकते हो कि किस जोन में कितनी वैकेंसी रखी गई है। टोटल पोस्ट की बात कर लो तो भाई 40 है। ठीक है ना, तो आप लोग देख सकते हो कि ST में एक रखा गया, OBC में एक, EWS में एक, SC में 2। ठीक है ना, ये नॉर्थ में है। ठीक है ना, तो जो भाई DB वाले जो 10th वाले बच्चे हो ना भाई, 10th वाले जो 10th पास किए हो, ओनली 10th पास, और DB में अप्लाई करना चाहते हो तो देख लेना किस जोन में अप्लाई करोगे। जिस जोन में ज़्यादा सीट होगा भाई उसी में अप्लाई करना। ठीक है ना, तो चलो आगे आगे की प्रक्रिया समझते हैं। ठीक है ना, आगे का समझते हैं। ठीक है, अब सोचोगे कि सर मैं किस जोन में आता हूं, मैं किस जोन में आता हूं, तो यहां से देख लेना नॉर्थ में कौन कौन से आप लोगों को स्टेट लगते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़, ये भैया नॉर्थ में आते हैं। वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीप, और ईस्ट में वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि हम किस जोन में आते हैं। ठीक है ना, तो जो दिल्ली वाले बच्चे हैं भैया आप देख लो ना, दिल्ली जो नॉर्थ में पढ़ते भाई देख लेना कि आप लोग की दिल्ली जोन में पढ़ते हो। जो बंगाल वाले हैं भैया आप लोग ईस्ट में पढ़ते हो, देख लो। ठीक है ना, तो जो आप लोग सोचते हो भाई मैं किस जोन का हूं, आप उसी जोन में अप्लाई करना, तो यहां से आप देखकर समझ सकते हो। ठीक है ना, चलो अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप जब बनाओगे SC ST, तो SC ST जो आप लोग बनाओगे ना, SC और ST, तो ये सेंट्रल की होनी चाहिए। ठीक है ना, ये सेंट्रल की होनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो इंडियन कोस्ट गार्ड भाई सेंट्रल का जॉब है, तो सेंट्रल के ही डॉक्यूमेंट लगेंगे। स्टेट की आप लोग अपलोड कर देते हो सेकेंड टाइम पे। अभी देख लो कितने बच्चे आउट हुए हैं आप लोग, मतलब मैं बता रहा हूँ अधिकतर बच्चे आउट हुए हैं। असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट में आउट हुए हैं, फिजिकल में आउट हुए हैं, डॉक्यूमेंट में भी आउट हुए हैं। ठीक है ना, तो भाई एग्जाम इसका जो फर्स्ट होता है वो ये टफ भी होते हैं, तो आप लोग पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहो। ठीक है ना, और डॉक्यूमेंट बहुत ही हार्ड चेक होता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं भाई, 5 नंबर पैरा नंबर 5 में सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो देखो स्टेज 1 में एग्जाम होते हैं, जो कि स्टेज 1 में जो आप लोगों के एग्जाम होते हैं भाई, तो देखो DB वाले, ठीक है ना, DB वाले और GD वाले दोनों कैंडिडेट साथ में सेंटर में एंट्री करते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर पे साथ ही बैठते हैं भैया, बगल बगल में रहते हैं। जो GD वाले अलग रहते हैं, DB वाले अलग रहते हैं। तो पहले आप लोगों के फर्स्ट सेक्शन में, ठीक है ना, फर्स्ट सेक्शन में 60 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है ना, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें रीजनिंग होता है भाई, मैथ होते हैं, इंग्लिश होते हैं, GK GS प्लस करंट। ठीक है ना, ये आप लोगों के रहते हैं 60 क्वेश्चन, जो कि DB वाले के साथ में GD वाले साथ बैठ के देते हैं। जैसे ही 60 क्वेश्चन आप लोग लगा लेते हो, तो ये DB वालों का सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेटिक भाई सबमिट हो जाता है क्वेश्चन और उनका सिस्टम बंद हो जाता है। लेकिन GD वालों का भाई चलता रहता है। फिर उसके बाद में 50 क्वेश्चन उनके और आ जाते हैं। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन और आते हैं, जो कि 25 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं 12th के ओनली। ठीक है ना, और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के रहते हैं, जो NCERT बोर्ड के, जो कि ICG के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो साफ साफ वहां पे लिखा गया है कि जो हम फिजिक्स के क्वेश्चन पूछेंगे 11th और 12th को NCERT बोर्ड से पूछेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लेना। मैं आप बता रहा हूं शाम को लाइव आऊंगा, जो भी आप लोगों के डाउट बनते हैं डाउट को रखना, मैं डाउट आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, तो टोटल आप लोगों के 110 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, टोटल 110 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में आप लोगों के 60 क्वेश्चन रहते हैं और सेकेंड में 50 रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन में कितने नंबर लेकर आने होते हैं ताकि आप पास हो जाओ, सब बताएंगे। ठीक है ना, फिर आप लोगों के अगर ये पास हो जाते हो तो फिर आप लोगों के सेकेंड जो आप लोगों के रनिंग होते हैं, मेडिकल होते हैं, असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट होते हैं, वो सेकेंड हो गए। और थर्ड आप लोग जो INS चिल्का जाते हो। ठीक है, चलिए अब आगे की समझते हैं। लाइव इमेज कैप्चर पहले क्या होता था, मैं आप लोगों को बता दूं। पहले क्या हुआ था कि इस तरीके से कैंडिडेट है, ठीक है ना, इस तरीके से भैया कैंडिडेट है, लो मैं हल्का सा बना ही देता हूं। ठीक है, और इस तरीके से भाई हाथ में स्लेट पकड़ा हुआ है। ठीक है ना, हाथ में स्लेट पकड़ा हुआ है। ठीक है ना, और आप लोगों के जो उस पर नाम लिखे रहते हैं। ठीक है ना, जो भी आप लोगों का नाम हो XYZ, और नीचे लिखना आप लोग DOP यानी डेट ऑफ फोटो। ठीक है, और आप लोग उस तरीके से सिलेक्ट। लेकिन अब क्या भाई, ये तो फोटो आप लोगों को सिलेक्ट वाली अपलोड करनी ही करनी है, लेकिन आप लोगों को लाइव भी फोटो आप लोगों को कैप्चर करना है। ठीक है ना, लाइव फोटो भी आप लोगों को अपलोड करना है। ठीक है ना,
तो जहाँ पे भी साइबर कैफ़े में जाना तो आप लोग वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा लेना। घर पे भी चाहो तो आप लोग आज का डेट में तो 4G तो कम 5G ज़्यादा चला रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से फ़ोटो खिंचवा लेना घर पर ही, वहाँ जाके पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकलवा लेना, उससे अपलोड कर देना। और जब आप लोग फॉर्म सबमिट करोगे तो वहाँ से लाइव अपना फ़ोटो भाई अपलोड कर देना, ठीक है। लाइव फ़ोटो अपलोड करना, नहीं तो फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है और फॉर्म एक्सेप्ट भी होगा तो भाई सेकेंड फेज में छट जाओगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट समझते हैं। फिर आप लोग जब ये बायोमेट्रिक, देखो बायोमेट्रिक में भी बंदे आउट होते हैं फर्स्ट स्टेज में। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, मैंने देखा है भाई फर्स्ट स्टेज में बच्चों को आउट होते हुए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा रहता है भाई लेफ्ट थंब देने के लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है लेफ्ट थंब देने के लिए, लेकिन ऐसे महानुभाव है भाई कि राइट थंब दे देते हैं, ठीक है ना। जब वहां जाओगे सेंटर पे, वहां तो कहता भाई लेफ्ट थंब अपना इंप्रेशन दो, ठीक है ना। लेकिन आप लोग वहां राइट थंब दे दोगे, इसी वजह से कैंडिडेट क्या करता है, कैंसिल कर देता है भाई, फर्स्ट स्टेज एग्जाम ही नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना जब आप लोग फॉर्म फिलअप करो तो वहां पे लेफ्ट थंब देना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट समझते हैं। चलो वहीं पे बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है ना। आपको भी पता भाई कि आप लोगों के ये ऑनलाइन एग्जाम है तो कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम होंगे, ठीक है ना। वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, फिर से मैं बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेज में भी आप लोगों के कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, और सेकंड स्टेज यानी असिस्टमेंट डबल टी टेस्ट में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। बोथ लैंग्वेज में आप लोग के एग्जाम होते हैं, सेकंड वाले भी, ठीक है ना, ठीक है ना। वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइवरी लाइसेंस या पासपोर्ट, ये होने चाहिए, ठीक है ना। इनमें से कोई होने चाहिए, आप लोग आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अपलोड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट पासिंग आधार कार्ड are to upload the Aadhaar card in the first option for identity proof will filling on the application, ठीक है ना। तो इतने आपके होने चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जब ये ऑन वन प्रिंट ऑफ ई एडमिट कार्ड, ठीक है ना, वन प्रिंट ऑफ ई एडमिट कार्ड, द प्रिंट आउट ई एडमिट कार्ड विल बी एक्सेप्ट प्रोवाइड द कैंडिडेट फोटोग्राफ एंड अदर डिटेल्स क्लियरली विजिबल। चलो अब नेक्स्ट समझ लेते हैं। चलो अब नेक्स्ट समझ लेते हैं भाई। नेक्स्ट समझते हैं कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर SC ST, जो SC ST वाले जो होंगे ना भाई, वो जो SC ST वाले जो अप्लाई करेंगे, तो जब आप लोग अप्लाई करोगे तो आप लोगों को अपलोड भी करना होता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। सेंट्रल वाली कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होता है, और फोटो कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल ट्रेन बस टिकट। जब आप लोग सेंटर पर एग्जाम देने जाओगे ना, तो आप लोग SC ST से हो तो आप लोग अपने जीरोक्स लेकर जाना कास्ट सर्टिफिकेट का, और उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि भाई खुद का सिग्नेचर, जैसे मेरा नाम विक्की है, ठीक है ना, तो जैसे मैं अपना सिग्नेचर करूंगा, ठीक है, तो उस पर मैं अपना सिग्नेचर कर दूंगा, उसी को बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है ना। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो या बस से जा रहे हो तो उसका टिकट भी अपने साथ लेकर जाना, ठीक है ना, क्योंकि वहां से आने और जाने का भी आप लोगों के भाड़े मिल जाते हैं, ठीक है ना भाई। कि ट्रेवल अलाउंस भी आप लोगों को दिए जाते हैं SC ST वाले, नॉट OBC EWS, ओनली SC ST, ठीक है। तो भैया ये सब नॉर्मल है, आप लोग भी समझ सकते हो, नहीं तो इससे वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है ना। ये आप भी समझ सकते हो। देखो यहाँ से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ से ये आप लोगों की समझने की कोशिश करेंगे कि नाविक DB में सेक्शन 1 में पासिंग मार्क्स 30 नंबर में से भाई आपको 27 नंबर 30 नंबर UR EWS OBC, ठीक है ना। आप लोगों को इतने नंबर लेकर आने पड़ेंगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो देखो पास तो हो जाओगे, लेकिन मेरिट तो नहीं बनेंगे ना इतने पे। SC ST के लिए भाई 27 नंबर लेकर आने होंगे। अब वहीं पे नाविक GD में फर्स्ट और सेकंड में देखो, फर्स्ट और सेकंड में कितने नंबर लेकर आने होंगे भाई, आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट में 30, ठीक है ना, और सेकंड में 20 यानी 50 नंबर, ठीक है। और SC ST के लिए टोटल पहले में 27 और दूसरे वाले में 17, तो टोटल 44 नंबर। ये जो मैं फर्स्ट बता रहा हूँ आप लोगों के, जो 27 है, तो 60 क्वेश्चन में से 27 और 50 क्वेश्चन में से 17, ठीक है ना। तो इतने लाओगे तो भाई पास हो जाओगे, यानी आप लोगों के क्या होंगे, पास कर दिए जाएंगे। इतने नंबर लाने से आप लोग इजिबल हो। लेकिन भाई देखो इस पे तो इतने नंबर पे तो आप लोगों के मेरिट नहीं बनेंगे। देखो यहाँ पे इतना लिखा गया है कि ये कंपलसरी है ना, तो आप लोगों के रिजल्ट बनेंगे इतने पे, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों को रिजल्ट बनाने के लिए भी आपको भी पता है कि भाई 60 प्लस ही लेकर आने होंगे नाविक GD के लिए, ठीक है ना। और DB के लिए तो आपको पता है भाई 50 प्लस ही लेके आने होंगे, तभी जाके आप लोगों के रिजल्ट बनेंगे। और मेरिट के लिए तो भाई आप लोग जानते ही हो कि मेरिट कितना, अब मेरिट के लिए तो भाई उस समय बताएंगे कि मेरिट कितनी जाती है, ठीक है। और आप
फिर उसके बाद में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सेक्शन 1 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइमिंग 45 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है ना, टाइमिंग 45 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है। टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से मैथ के 20 आएंगे, साइंस के 10 आएंगे, इंग्लिश के 15 आएंगे, रीजनिंग के 10 आएंगे और जीके के 5 इसी में इंक्लूड रहता है। एक करंट क्वेश्चन इसी में पकड़ के चलो, ठीक है ना। और सेक्शन 2 में 50 क्वेश्चन पूछते हैं मैथ और फिजिक्स, ओनली 12th बेस के रहते हैं भाई। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से पूछ भी दे, क्लास 12th मैथ फिजिक्स, ठीक है ना, पूरे सिलेबस इसी के रहेंगे 12th बेस के, ठीक है ना। अब नॉर्मलाइजेशन की आप देख सकते हो, तो यहाँ पे देख लो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से आप लोगों के किए गए हैं, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन भी आप लोगों के दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब सेकेंड फेज, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई सेकेंड फेज असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट। भाई साहब बच्चे तो आउट होते ही हैं, देखो 1 से 2 दिन लगेंगे, हाँ भाई लग जाते हैं 1 से 2 दिन। पूछो कैसे, जैसे मान लो कि आप लोगों के 10 तारीख का वहाँ पे आप लोगों के रनिंग है, ठीक है ना, तो 10 तारीख को आप वहाँ पे प्रेजेंट होंगे भाई। हालांकि 9 तारीख को तो आप गाड़ी पकड़ लोगे, या तो 8 तारीख को ही गाड़ी पकड़ लोगे, 9 को वहाँ उतरोगे, वहाँ पे लॉज में रुक जाओगे, 10 को आप फेस करोगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को एग्जाम कंडक्ट करवाना, रनिंग कंडक्ट करवाना, इस सब में टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है कि भाई जब समय ज़्यादा लग जाता है तो नेक्स्ट डे, ठीक है ना, नेक्स्ट डे आप लोगों के मेडिकल होते हैं, तो 1 से 2 दिन लग ही जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि अधिकतर सेंटर पे मैंने देखा कि एक ही दिन में सब क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। हालांकि 6 से 7 भी बच जाते हैं, लेकिन सब एक ही दिन में क्लियर कर देते हैं। जिनको रीमेडिकल दिया जाता है उनको कार्ड डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है, भैया आपको रीमेडिकल मिला, इस पॉइंट को आप लोग, इस पॉइंट में आप लोग को रीमेडिकल दिया गया है, आप लोगों के इस कमांड हॉस्पिटल में आप लोगों को भेजा गया है, ठीक है ना, मिलिट्री हॉस्पिटल में। और जो पास हो जाते हैं वो पास ही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड फेज जो कि असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट होते हैं भाई, वो भी OMR बेस आप लोगों के ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, जो कि 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वीडियो देख लेना, वीडियो बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। और सेंटर पे जाके भाई मैंने सिलेक्टेड कैंडिडेट का मैंने इंटरव्यू लिया। और फिजिकल फिटनेस में मैं आप लोगों को बता दूं, फिजिकल फिटनेस में तो जब आप लोगों के फिजिकल फिटनेस हो गए तो जिस भी सेंटर पे आप जाओगे तो भाई शूज यानी जूते पैर का जाना, और टी-शर्ट, ठीक है ना, और ट्राउजर, इस आप लोगों को ट्राउजर में ही रनिंग होगा। अरे भाई स्लैक्स भी होगा तो चलेगा, ठीक है ना। हाफ पैड पे भी दौड़ लो, ट्राउजर हो ट्राउजर पे भी रनिंग मार लो, ठीक है ना। अब रनिंग में भी क्या करना होगा भाई, तो रनिंग में देख सकते हो कि 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर आप लोगों को रनिंग होगा 7 मिनट में। 20 स्क्वाट होंगे यानी उठक बैठक, और 10 पुशअप होंगे, ठीक है ना। तो पहले आप लोग जब जाओगे गेट पे तो सबसे पहले आप लोगों का बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक हो जाने के बाद में आप लोगों के डीबी हो जाएंगे, नॉर्मली डीबी होंगे, ठीक है ना, नॉर्मली, ठीक है ना। उसके बाद में असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। जो बच्चे पास होते हैं उन्हीं को ट्रैक पर लेकर जाया जाता है रनिंग के लिए। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको सीधा आउट कर दिया जाता है, भाई बहुत फेल होते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे रनिंग में फेल होते हैं वो भी आउट, जो बच्चे रनिंग में पास हो जाते हैं उन्हें लाकर उनका भाई डीबी होता है। डीबी हो जाने के बाद में लास्ट में मेडिकल होता है, ठीक है ना। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उस वीडियो को नहीं देखे हो तो भाई देख लेना, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी लिखे गए हैं यहाँ पर आप लोग खुद समझ सकते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 12th से अगर जीडी में फिलअप किया तो 12th के ऑल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कास्ट अगर OBC EWS SC ST से हो तो सेंट्रल के होने चाहिए, डोमिसाइल होने चाहिए, ठीक है ना, आधार कार्ड पैन कार्ड ये होने चाहिए, बस और कुछ नहीं लगेगा। 10th के लिए सेम वही, 10th का ऑल डॉक्यूमेंट SC ST OBC EWS और आधार कार्ड पैन कार्ड, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। फिर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर फाइनल आप लोगों के सिलेक्शन होते हैं तो बेसिक आइडेंटिटी चेक, ये आप लोगों के बेसिक वहाँ पे आप लोगों के मेडिकल होते हैं, जो कि INS चिल्का में जब आप लोग जाओगे ज्वाइनिंग करने के लिए तो वहाँ पे आप लोग के चेक किए जाते हैं। वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनली पास और फेल, वहाँ पे भी अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट में दिक्कत होता है तो भाई वहाँ से भी आउट हो सकते हो। ये नहीं कि INS चिल्का पहुँच गए तो भाई पास हो गए, वहाँ आप ज्वाइनिंग कर जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी बच्चे आउट होते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे भाई डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड एंड शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। देखो अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो, ठीक है ना, अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, तो देख लो कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC नॉन क्रीमी यानी EWS, ठीक है ना, ये नॉन क्रीमी OBC हो गए, SC ST और EWS वाले। क्लास 10 के मार्कशीट, क्लास 12 10th के सर्टिफिकेट, ठीक है ना। एडिशनल मार्कशीट अगर आप लोगों के पास हैं, स्पोर्ट्स के भी हैं या एडिशनल जो भी है, अगर लगाना चाहो तो भाई अपलोड कर सकते हो, लेकिन सेकंड फेज में उसे भी लेकर जाना, और थर्ड फेज यानी ज्वाइनिंग करने जाओ तभी भी लेकर जाना, ठीक है ना। फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन वो CGPA, अगर आप
CBSE बोर्ड से हो तो आप लोगों के जो जो देखो जो अलग बोर्ड के जो जैसे कि जो बिहार बोर्ड वाले, बंगाल बोर्ड वाले, अब देखो ये जैसे आप लोग के यहाँ पे दिखाया गया है कि लिखा गया है कि फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA, जिनका परसेंटेज बाय CGPA से बनता है, तो ग्रेड और इंटू परसेंटेज क्लास 10th ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो जो CBSE बोर्ड वाले होते हैं उनका CGPA होता है, ठीक है ना, और बाकी के जो बोर्ड वाले होते हैं उनका परसेंटेज बाई, ठीक है ना। तो वो अपना इस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ग्रेड आ सकते हैं कि भाई मान लो उनका मैथ में इतना नंबर है तो ग्रेड B मिला हुआ है कि A मिला, इस तरीके से भी आप लोग लगा सकते हो, ठीक है ना। ना ही लगाओ तो ठीक रहेगा, नहीं तो भाई फिर सेकेंड फेज में जाओगे तो ग्रेड सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है ना। अगर आप NCC किए हो, ठीक है ना, NCC किए हो तो सोचोगे कि उसमें कुछ छूट मिलने वाला है, तो कुछ छूट नहीं मिलता भाई, ठीक है ना। NOC फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भाई NOC अगर आप, ठीक है ना, बस इतना ही आप लोगों के, ठीक है ना, इतना ही आप लोगों के डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। अब नाविक GD की बात कर ले भाई, नाविक GD में देख लो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं नाविक GD में, ठीक है। क्लास 12 मार्कशीट, क्लास 12 सर्टिफिकेट और CGPA जो भाई अभी मैंने बताया, एडिशनल मार्कशीट तो अपना देख लेना। सेम उसी तरीके से भाई 10th के लगते हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर बात कर लें भाई डेट की, तो देखो फर्स्ट एग्जाम जो होगा मिड एंड अप्रैल में, भाई तो कोई मिड में नहीं होने वाला, अप्रैल के एंड में ही होगा, अभी मैं बता देता हूं और देख लेना, अप्रैल के एंड में ही होगा। स्टेज 2 जून में होगा, जून के मिड में होगा, ठीक है ना। अब मिड में कब होगा तो देख लेना 17 तारीख के बाद ही होगा, ठीक है। स्टार्ट यानी अर्ली मिड या सितंबर में, कोई सितंबर में यहाँ पे नहीं होगा भाई, अक्टूबर स्टार्ट हो ही जाता है, ठीक है ना। यानी भाई ये मिड सितंबर में आप लोगों के जैसे कि 17 आप लोगों के 17 नहीं तो 19 तारीख तक आप लोगों के मेरिट आ जाएंगे, और ज्वाइनिंग तो आप लोगों के वही 4-5 तारीख से ही होंगे, ठीक है ना, अक्टूबर के, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता, तो डियर सोल्जर्स ये आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अगर आप लोगों के डाउट बनते हैं तो डाउट को अपना कमेंट कीजिएगा, अगर फिर भी आप लोगों के डाउट बनते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों के जो फॉर्म फिलअप करने हैं, तो जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट लगेंगे, देखो ये सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, ठीक है ना, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया गया है। फिर भी आप लोगों के जो डाउट बन जाते हैं फिर भी कि सर मेरा ये है, सर मेरा ये डॉक्यूमेंट है, सर मेरा वो डॉक्यूमेंट है, जो भी आप लोगों के डाउट बनते हैं डाउट कमेंट करना, मैं डाउट का कमेंट करना, मैं कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा। ये सब आप लोगों के इन्फॉर्मेशन रहे। मैं आप लोगों को बता दूं कि डेली आप लोगों के अपडेट देता रहूंगा, डेली वीडियो अपलोड करूंगा। तो जितने भी सोल्जर्स टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डेली आप लोगों को अपडेट दे जाएंगे। आज शाम को लाइव आऊँगा, आप लोगों के जो भी डाउट बनते हैं आप लोग कमेंट करना, डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो डियर सोल्जर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।